अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपके 10th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के जो मज़ीद दो लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें से स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है, ये लास्ट ईयर पेपर में आया था। तो इनको देखते हैं हम। सबसे पहले देखें जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसमें आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है कि ये गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में ये लॉ पेश किया था कि इस लॉ के मुताबिक किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो होगी लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद इसी के आगे से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है कि एक्टिव मास से क्या मुराद है और इसका यूनिट क्या है और इसको कैसे ज़ाहिर किया जाता है। तो उसमें देखें कि एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है, इसका यूनिट मोल डेसी पर मीटर क्यूब है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है। अब जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसके अकॉर्डिंग एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज़ किया जाता है। इसमें समटाइम तो वो जनरल इक्वेशन इसी तरह से दे देता है, या एक मैं मज़ीद आपको आगे बताऊंगा वो, या फिर समटाइम कोई रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन दे देते हैं, उसको करना होता है। तो इस सारे को सॉल्व आउट करने का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल सेम होता है। इसमें देखें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर यही रिएक्शन आ जाता है A+B और आगे जो है वो एरोज है रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स के, इसके ऊपर KF का मतलब है कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसी तरह रिवर्स रिएक्शन, और प्रोडक्ट में C+D। अब सबसे पहले तो ये है कि ये है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन, जो A, B, C और D हैं ये मोलर कंसंट्रेशन है। इनको हमने अब हमें पता है कि जो मोलर कंसंट्रेशन है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए कंसंट्रेशन A और मोलर कंसंट्रेशन B। आपने प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करना है, उसकी जगह पे इक्वल और फिर कांस्टेंट लगेगा KF, ठीक है। और इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन C एंड D, और प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे, उसकी जगह आ जाएगा KF और मोलर कंसंट्रेशन C एंड D, और KOF यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट हैं। अब देखें नेक्स्ट क्या है कि इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर है रिवर्स रिएक्शन का रेट। अब देखें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके बराबर है, KF मोलर कंसंट्रेशन A एंड मोलर कंसंट्रेशन B, और इज इक्वल इसी तरह जो रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है वो मोलर कंसंट्रेशन C और D, ठीक है। नेक्स्ट आपने अब यहाँ पे ये मैथमेटिक्स का काम है कि आप देखें KF जो है स्टिल वहीं पे रहेगा, KR जो है वो डिवाइड हो जाएगा नीचे आके, और इसी तरह जो मोलर कंसंट्रेशन A और B हैं ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। बाद में जो KF और KR है इसके लिए एक ही कांस्टेंट हम इस्तेमाल करेंगे जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं KC, ठीक है। और हमारे पास एट दी एंड जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस तरह से जाहिर करते हैं, KC इज इक्वल कंसंट्रेशन C और कंसंट्रेशन D और कंसंट्रेशन A एंड कंसंट्रेशन B। अब देखें सम टाइम ना वो पेपर के अंदर आपको दे देते हैं कि ये जनरल रिएक्शन है, इसकी मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज़ करें। इसमें देखें वो साथ में दे देता है कोफिशिएंट। अब जैसे देखें स्मॉल A जो है, स्मॉल B जो है, स्मॉल C जो है, स्मॉल D जो है, ये सारे क्या है हमारे पास कोफिशिएंट है। और जो भी चीज़ किसी भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में कोफिशिएंट के तौर पे लिखी जाती है उसको हमेशा पावर वाली जगह पे ही लिखा जाता है। अब जैसे देखें इसमें RF लिखा हुआ है, RF का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन A और इसके ऊपर कोफिशिएंट स्मॉल लेटर जो है वो A, और इसी तरह से B और उसके ऊपर स्मॉल लेटर कोफिशिएंट जो है वो B। बाद में आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करना है, उसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा, और आगे KF, फिर इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन A साथ में इसका कोफिशिएंट A, और इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन B और इसका कोफिशिएंट B। और इसी तरह नेक्स्ट देखें जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है R और स्मॉल r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन C और उसका कोफिशिएंट ऊपर लिखा हुआ उसने C, और इसी तरह D की। और एट द एंड आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होगा,
फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर है रिवर्स रिएक्शन का रेट, मींस कि आर एफ इज इक्वल आर सी। और इसी तरह से आपने जो है वो वैल्यूज़ लगा लेनी है के एफ, और इसी तरह से मोलर कंसंट्रेशन ए और उसका कोएफिशिएंट ऊपर ए, इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन बी और इसकी कोएफिशिएंट ऊपर बी, और इसी तरह रिवर्स का। और एट द एंड आपने क्या करना है, इसको उसी तरह से जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के एफ उधर ही देगा, के आर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन जो ए है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू है, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। और एट द एंड आपने के एफ ओवर के आर की जगह पे एक ही कांस्टेंट इस्तेमाल करना है, वो है के सी, ठीक है, और इज इक्वल वो आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हो गया लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अहज करना। इसको आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, और बेसिक 3-4 स्टेप हैं ये, ठीक है। इसको अच्छी तरह से सुन के समझ के फिर इसको लिखें आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। अब अहमियत में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन है प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की सिमत की पेशीन गोई करना। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन है या सिमत की जो पेशीन गोई करना है, इसमें स्टूडेंट आपने डायरेक्ट ये 3 चीज़ें करनी है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये 3 आपको डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए तीनों की, और आपने करना भी है कि अगर के सी बड़ा हो क्यू सी से तो रिएक्शन क्या होगा, बाएं से दाएं आगे की सिमत में वाक़या हो रहा होता है। जैसे डायग्राम में भी देखें, के सी छोटा है और के सी बड़ा है और क्यू सी छोटा है, तो रिएक्शन जो है वो आगे की सिमत जा रहा है। और इसी तरह अगर के सी की वैल्यू क्यू सी से छोटी हो तो रिएक्शन दाएं से बाएं पीछे की जानब वाक़या हो रहा होता है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इसमें जो लास्ट पे है पॉइंट सी है कि अगर क्यू सी बराबर हो के सी के तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और ये इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन पहुंच चुका होता है। तो जो रिएक्शन की सिमत की पेशीन गोई है उसमें आपने ये 3 पॉइंट ए बी और सी ये तीनों लिखने होते हैं। एक स्टेटमेंट होती है और बाकी साथ में इनकी डायग्राम होती है। तो नेक्स्ट लास्ट है कि एक रिएक्शन की हद की पेशीन गोई, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसमें यह बताना होता है कि रिएक्शन किस हद तक जाएगा। इसमें भी बेसिक स्टूडेंट्स 3 पॉइंट है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि केसी की बड़ी अददी वैल्यू, यानी अगर केसी की वैल्यू लार्ज हो तो वो क्या हमें बताती है, वो बताती है कि इक्विलिब्रियम हालत में रिएक्शन में सिर्फ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर है, यानी रिएक्शन जो है वो तकमील तक पहुंच चुका हुआ है, ठीक है। और साथ में आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है। सेकंड है केसी की छोटी अददी वैल्यू। अगर केसी की वैल्यू छोटी हो तो ये हमें बताती है कि रिएक्शन में अभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत कम है और रिएक्शन के अंदर जो है वो सिर्फ रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन कभी भी तकमील तक नहीं पहुंचते। उसके बाद केसी की अददी वैल्यू ना छोटी हो और ना ही बड़ी हो, तो ऐसी हालत में क्या होता है कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की मकदारें काफ़ी मौजूद होती है, यानी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंचा हुआ होता है। तो ये आपका सेकंड जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत, जिसमें हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक हमने डिस्कस की है रिएक्शन की सिमत की पेशीन गोई और दूसरी हमने की है रिएक्शन की हद की पेशीन गोई करना। तो इनको आप अच्छे से सुने समझें और जो बात समझ नहीं आती वो पूछें, कमेंट्स के थ्रू पूछ लें, तो इसको फिर बाद में रिटर्न आप लोग प्रैक्टिस करें। शुक्रिया।